हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड उप निरीक्षक की हम लोग यहाँ पर अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड आप लोगों का जो सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत आप लोगों के जितने भी विषय हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों के लिए तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोगों की यहाँ पर गणित यानी मैथ की क्लास होती है। उसके बाद हम लोगों ने बताया था थर्सडे के दिन आप लोगों की अर्थशास्त्र या फिर साइंस होगी। यदि मैं बात करूंगा फ्राइडे की तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री होगी। सैटरडे की बात करता हूं तो पॉलिटी करवाएंगे। और जो संडे है आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से करंट अफेयर की हम तैयारी करवा रहे होंगे। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल चलना है। लगभग ये आप लोग मानकर चलें, जब तक आपकी परीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती ये क्लास चलते रहेंगी और जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो, जितने भी विद्यार्थी हैं मैं जानता हूँ आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, परंतु अर्थशास्त्र को आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़कर जाते, या फिर आपको कहीं से नोट्स मिल जाते हैं या फिर आप कहीं की वीडियो देख लेते हैं, परंतु आप लोग अर्थशास्त्र को बिल्कुल अच्छे से करके नहीं जाते। जिस तरह आप लोगों से अगर मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोग इसमें अर्थशास्त्र में जो जो टॉपिक आते हैं वो किस तरह से रिलेट किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आज अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो, अर्थशास्त्र जब भी आपके सामने बुक आएगी या क्वेश्चन आएगा या कुछ भी आएगा तो ये आपके दिमाग में हमेशा रखना है कि मैं जब भी अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो करंट अफेयर के साथ इंक्लूड करके आपको पढ़नी है। अगर मैं बात करूँगा अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं तो इसको मैं एक बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कैसे करके हम आगे इसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लगभग मानकर चलें 20 लेक्चर इस अर्थशास्त्र के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पूरे 20 लेक्चर को हम लोग यहाँ पर अच्छे से आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य को भी कंप्लीट कर लेंगे। उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य में सिर्फ आप लोगों को जनगणना करनी होती है, वहाँ के बजट के बारे में देखना होता है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा वितरण हुआ है उत्तराखंड के अंतर्गत, कैसे हमारे यहाँ के जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं भारत के अंतर्गत। अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ विदेश की, तो विदेश में कैसे करके अर्थशास्त्र का यहाँ पर चालन होता है, बिल्कुल अच्छे से आपको एक पैरेलल वे में लेकर चलूंगा। अर्थशास्त्र को देखो समझना होता है, अर्थशास्त्र उसी तरह है, ये मानकर चलें अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र क्या है उसकी पूरी परिभाषा अच्छे से मैं समझाऊंगा। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा होता है, इसको भी समझाऊंगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत कितनी बुक, अगर मैं बात करूंगा किताबें हैं, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन है किसके द्वारा लिखी गई, बहुत सारी बुक्स हैं उनको भी मैं आज करवाने वाला हूं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उनको भी मैं करवाने वाला हूं। लगभग ये मानकर चलें आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, अर्थशास्त्र को समझने की आज एक क्लास है। इसकी जो रियल क्लास होंगी वो नेक्स्ट वीक थर्सडे से मैं बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक पर लेकर चलूँगा। अगर मैं बजट लेकर चलूँगा तो इंडियन का भी बजट बताऊँगा, यानी भारतीय बजट भी बताऊँगा 2023 का उत्तराखंड का बजट भी उसमें समावेश कर कर लाऊंगा। यदि मैं लेकर चलता हूं इसके अंतर्गत, पहले आप लोग जानते थे इसमें योजना आयोग हुआ करता था 1950 के बाद, कैसे करके यहाँ पर मोदी जी के आने के बाद नीति आयोग में उसको बदला गया। नीति आयोग के इस टाइम वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। नीति आयोग का कार्य क्या होता है, नीति आयोग के द्वारा क्या क्या योजनाएं लाई गई, ये सारी इस अर्थव्यवस्था में आपके सामने हम लेकर आएंगे। आपको क्या करना है, बिल्कुल अपनी एक कॉपी बना लेनी है। लगभग मानकर चलें ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की कॉपी आएगी, उस कॉपी में आपको हमारे साथ पूरा बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है। मैं इसको 20 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा और ये मानकर चलें लगभग 4 से 5 महीने में जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो अर्थशास्त्र की हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, और उसके बाद आप लोग किसी भी परीक्षा में जाकर ये पेपर देख रहे होंगे और वहाँ पर अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र की
जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। देखो सब लोग जानते हैं चाणक्य के द्वारा क्या क्या चीज़ें हुई थी। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिनका पूरा नाम था, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र की बुक लिखी गई थी। अर्थशास्त्र की जो किताब लिखी गई थी वो किस पर आधारित थी? वो राजाओं के शासन पर आधारित थी। राजाओं के द्वारा कैसे, अर्थ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसे भी समझाने की कोशिश करूंगा। अर्थ का मतलब होता है पैसा, याद रखना, अर्थ का मतलब होता है मनी। ठीक है, इस मनी की जब हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, जब हम किसी भी धन, इसको धन मान लीजिए, ठीक है, जब हम धन का अध्ययन करते हैं, जब हम धन का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। इसका मतलब ये है किसी भी धन को किस तरह से सीमित वस्तुओं के साथ आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अर्थशास्त्र का जब हम उपयोग करते हैं तो उसको ही यहाँ पर हम लोग समझाने वाले हैं। देखो इस चीज़ में आपको ये समझना है कि जो धन है, इस धन से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। धन से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, पर आवश्यकताएं तो बहुत ज़्यादा हैं और जो वस्तु हैं बहुत कम हैं। तो उन वस्तुओं को, जैसे मान लो आपके पास दो पेन हैं, आपके पास दो पेन हैं, इनको करने के लिए आपके पास बच्चे हैं 50, तो किस किस बच्चों को ये एक ही समय पर मिलेगी? तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली बात हो जाती है। तो वैसे ही अर्थशास्त्र में जब आपके सामने जनसंख्या आती है, तो जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या अगर मैं बात करता हूँ भारत की, तो भारत आपको पता है दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के स्तर पर हमारा भारत यहाँ पर देश है। तो जिसमें आवश्यकताएं, आप लोग जानते हैं जनसंख्या होगी यानी मानव होगा, मानव की आवश्यकताएं होंगी, जितने ज़्यादा मानव होंगे उतनी ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी, परंतु हमारे पास कम क्या है, हमारे पास वस्तु बहुत कम है, यानी सीमित वस्तुएं हैं और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। इन दोनों को सामंजस्य करने के लिए, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए अर्थशास्त्र का यहाँ पर जन्म होता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। अगर मैं कहता हूं सबसे पहले जो अर्थशास्त्र आता है वो चाणक्य लेकर आते हैं। चाणक्य जो लेकर आते हैं उनकी अर्थशास्त्र में राजाओं के शासन के बारे में, राजाओं की प्रजा के बारे में, राजाओं के द्वारा जितने भी उनके जो सामंती हुआ करते थे, उनके जो सैनिक हुआ करते थे, उनको कैसे पैसों का वितरण होगा, उसमें कैसे आर्थिक लाभ मिलेगा, ये सारी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था। परंतु ये राजाओं के आधार पर था। परंतु अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं, अब यहाँ राजा का शासन नहीं है, यहाँ पर देश में अब किसका शासन होता है, सरकार यहाँ पर एक बड़ा रोल निभाती है। तो सरकार के आधार पर आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर सरकार कौन है। हमारे यहाँ पर सरकार अगर मैं बात करूँगा तो सरकार यहाँ पर हमारे पास तीन लोग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अगर मैं बात करूँगा लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ये आप लोगों की सरकार होती है, इसके द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं, इसके द्वारा ही कानून को हटाया जाता है और यही आप लोगों के बजट को पेश करता है। ये करता है केंद्र स्तर पर। कहाँ पर करेगा? ये करेगा केंद्र स्तर पर। इसको कौन लेकर आते हैं बजट को? वित्त मंत्री लाते हैं। इस टाइम सीतारमण है, आप लोग जब जानते हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा सबसे ज़्यादा बार इस बार बजट दिया गया था। ये सारी चीज़ें जब बजट आएगा तब समझाऊंगा, बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ। पहले की जो अर्थशास्त्र थी वो राजाओं के पास आधारित थी, अब की जो अर्थशास्त्र है वो सरकार के पास है। अगर मैं राज्य की बात करता हूँ तो राज्य में आप लोग जानते हैं यहाँ पर कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। आप लोगों की यहाँ पर विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। उनके द्वारा यहाँ पर बजट कैसे करके विधान परिषद या विधानसभा में कैसे करके लाया जाता है, ये राज्य में है, केंद्र में है। तो यानी ये चीज़ें कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट कर रही है। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पर चाणक्य के समय में कौन कर रहा था? राजा कर रही थी। बस मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी वो राजाओं पर होने वाले जितने भी धन का वितरण था, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वो सीमित संसाधनों में जो वहाँ पर अगर मैं बात करूँगा सामंजस्य बिठाया गया था, या फिर उन दोनों के बीच में जो कंट्रोल सिस्टम था, वो सारा का सारा चाणक्य की किताब में था। और वहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं,
प्रश्न जो बनेंगे आप लोगों के यहाँ से बनेंगे। अब हमारा फोकस उसकी तरफ नहीं होगा। अब ये मत पूछना कि अर्थशास्त्र में जो चाणक्य की किताब थी वो क्या कहती थी, मैं फिर बताऊंगा। राजाओं के राजकाज के बारे में, राजाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में, राजाओं में कैसे वितरण किया जाएगा, राजाओं से प्रजा के अंतर्गत, प्रजा से राजा के अंतर्गत कैसे पैसा लाया जाएगा, उसके बीच में मीडिएटर का काम सामंती लोग करते थे, सामंती से ऊपर उनके सैनिक करते थे, सैनिक से कैसे करके वहाँ पर जो उनके मंत्री हुआ करते थे उनके पास पहुँचता था, कैसे करके ये सारी चीज़ें होती थी। ये सारी उस टाइम की बुक पर आधारित थी। उस टाइम आपका मौर्य शासन चल रहा था, कैसे गुप्त शासन में भी इनकी बुक का उपयोग किया गया, आप लोग सब जानते हैं। ये सारी इतिहास के अंतर्गत की बातें हैं। अभी की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट के आधार पर है, तो हमारी जो अर्थशास्त्र है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है, मैं बस आपको यही बताने वाला था। तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक चलेगा आप लोगों का चाणक्य की किताब वाली नहीं चलेगी। जो चलेगी वो आप लोगों के अभी जो आने वाले हैं विश्व स्तर पर 1740 से 1780 के बीच में आप लोगों के एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ 1740 से 1780, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा ही एक बुक लाई गई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में ये कहा गया अर्थशास्त्र को एक विषय बनाया जाए। इससे पहले अर्थशास्त्र कोई विषय नहीं था, अर्थशास्त्र को कोई समझता नहीं था। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, अर्थशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में सामने लेकर आए। वो कौन थे? एडम स्मिथ। जिस कारण से इन्हें क्या कहा गया, इनको कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आशा करता हूं आप अभी तक बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। यदि मैं बात करूं इसी के बीच में अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, इसी के बीच में अर्थव्यवस्था की बात करूंगा जिसको इकोनॉमी कहते हैं। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आप लोगों की जानते हैं, वो आप लोगों के राजनीति के अंतर्गत आ जाएगी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मानकर चलना। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, उसी का एक भाग होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये इकोनॉमी से हमें कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमी क्या होती है, किसी भी देश की इकोनॉमी क्या है, इसके भी प्रकार हैं। किस किस प्रकार की देश में इकोनॉमी चल रही है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हम कहेंगे सामंत्यवादी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें अलग एक टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ अर्थशास्त्र की। ठीक है, ये मैं तब भी समझाऊंगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, ये मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा। अभी आपके सामने सिर्फ ये देखना है कि जो एडम स्मिथ थे इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन, कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लाई गई, उसमें अर्थशास्त्र को एक विषय बताया गया और यहाँ पर 1740 तक कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। अगर धीरे धीरे करके बात कभी आगे आती है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, याद रखना फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात आएगी, यदि वहाँ पर एडम स्मिथ नहीं है तो जे.एम. केन्स नाम के एक अर्थशास्त्री और आएंगे। वो कब आएंगे? आप लोगों के 1930 की मंदी के टाइम पर आएंगे। याद रखना, अभी तक तो आप लोगों का यहाँ पर जो चल रहा था, इसमें जो चल रही थी वो अभी इनकी द्वारा ही, इनके द्वारा जो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं, इनके द्वारा जो कहा गया 1740 से लेके 1930 तक ये इन्हीं की बातें चलती रहीं। परंतु जब यहाँ पर आपके जे.एम. केन्स आ जाएंगे, उनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी जाती है, उसको भी हम अभी बिल्कुल अच्छे समझाएंगे। उसमें क्या क्या कहा गया, उसमें कैसे करके उस मंदी को हटाया गया, क्योंकि उस टाइम जो मंदी आई थी, यानी जो उस टाइम मंदी आई थी तो उसमें अर्थशास्त्र ये फेल हो गया था, जो इनके द्वारा बताया गया था अर्थशास्त्र वाला फेल हो गया था।
और फिर उसके बाद आपके जेएम केन्स आते हैं और जेएम केन्स उस मंदी से उन लोगों को बाहर लेकर जाते हैं और यहाँ पर उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कभी कभी अगर जेएम केन्स नहीं होगा तो वहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अर्थशास्त्र यहाँ पर चाणक्य के द्वारा और भी लोगों ने लिखी, परंतु मॉडर्न रूप में सबसे पहली बार लेकर कौन आए, एडम स्मिथ लाए। अगर वहाँ एडम स्मिथ नहीं आता है तो जेएम किन्स भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग मॉडर्न स्मिथ में ही डालेंगे, अगर वहाँ पर ये आएगा तो ज़्यादा जोर इसकी तरफ देंगे। ये था हमारा सिनेरियो, सिर्फ समझाने का कि अर्थशास्त्र होता क्या है, कैसे अर्थशास्त्र हमारे उसमें आती है। अगर मैं बात करता हूँ दादा भाई नौरोजी को, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे कैसे पहली बार यहाँ पर भारत के अंतर्गत आय का वितरण किया, आय को समझाया लोगों को। ये चीज़ें हम लोग आगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे होंगे, भारतीय स्तर पर अच्छे से पूरी अर्थशास्त्र को समझेंगे। ठीक है, ये था हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब हम बिल्कुल अच्छे से चलेंगे, क्या क्या हमें बिल्कुल अच्छे से अभी पढ़ना है उन पर हम ध्यान दे रहे होंगे। यदि मैं बात करता हूँ इसी के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम पहले समझेंगे। अर्थशास्त्र की 5 प्रकार की परिभाषाएं होती हैं। धन पर आधारित होती है, कल्याण के आधार पर आधारित होती है, आवश्यकताओं के विहीन पर आधारित होती है। ये सारी परिभाषाएं हम समझेंगे, किन किन के द्वारा वो दी गई, उनके क्या क्या स्टेटमेंट थे उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या उसके प्रकार होते हैं। यदि मैं बात करूँगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है इसको समझेंगे। ठीक है, यदि बात करेंगे अर्थशास्त्र पर आधारित पुस्तकें क्या थी, ये पूरे टॉपिक के बाद हमारा आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो हमारे टॉपिक्स हैं, यदि जैसे हम बात करते हैं जनगणना की, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर बेरोजगारी की, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, यदि मैं यहाँ बात करता हूँ मंदी की, मंदी के बाद यदि मैं बात करता हूँ मुद्रास्फीति की, अपस्फीति की, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन सब के बारे में हम एक एक करके एक एक दिन टॉपिक लेंगे और उनको आगे चलेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ 20 हमारे लेक्चर होने वाले हैं और 20 लेक्चर में मैं सारी अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। आपका ये पूरा पेपर मानकर चलें, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हमारा कार्य सिखाने का है, आप लोगों का सीखने का है। देखो, अगर पसंद आती हैं ये चीज़ें तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे या फिर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हम आगे उसको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी आधार पर हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जो जो आप लोग हमें कमेंट में यहाँ पर मैसेज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पर। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं वो कैसी हैं उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके सामने है अर्थशास्त्र, आप देख रहे होंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं परिभाषाओं पर, परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं। ठीक है, कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की परिभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना। धन पर आधारित, धन पर आधारित। ठीक है, पहली परिभाषा क्या होती है, देखो मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, इसलिए ये सारे टॉपिक आपको लेकर चलने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैसे कैसे हैं। एक तो है धन पर आधारित, सबसे पहले देखेंगे धन पर आधारित परिभाषा। दूसरी होती है कल्याण पर आधारित, कल्याण पर आधारित परिभाषा। उसके बाद होती है आप लोगों की दुर्लभता पर आधारित, दुर्लभता पर आधारित परिभाषा होगी। फिर आपकी आती है आवश्यकताएं विहीन, जब आपकी आवश्यकताओं को सीमित करके
उन पूर्ति जो आपकी वस्तु हैं उनकी पूर्ति की जाएगी उस पर आधारित। और एक आती है आपकी आधुनिक परिभाषाएं जो अभी चल रही हैं, इसको सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। जैसे पूछेंगे धन पर आधारित परिभाषाएं किसके द्वारा लिखी गई, तो वहां पर 4 ऑप्शन देंगे। वो चारों ऑप्शन आप लोग अगर नहीं करके आते हैं तो आप लोग वहां पर गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं जो धन पर आधारित परिभाषाएं हैं वो किस किस ने दी, उनके नाम आप लोगों के सामने हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इसमें, एक है एडम स्मिथ, एक है F.A. वॉकर और एक है J.C. से। याद रखना, अगर मैं बात करूंगा कौन थे धन पर आधारित किसने दी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको मैं लिख देता हूं। एक है एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ हैं। और एक है F.A. वॉकर। और आप लोगों के सामने प्रश्न पूछा जा सकता है जो धन पर आधारित परिभाषाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई, एक तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई, एक F.A. वॉकर के द्वारा लिखी गई। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है आप लोगों का कल्याण पर आधारित बनता है। तो कल्याण पर आधारित किसके द्वारा दी गई, प्रश्न ये बन जाता है। तो ये आपके दी गई है पीगू के द्वारा दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा, पीगू के द्वारा दी गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अंतर्गत आप लोगों के ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि धन पर आधारित जो परिभाषाएं हैं किसके द्वारा दी गई। तो धन पर आधारित का मतलब ये है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें एडम स्मिथ के द्वारा ये कहा गया था जो अर्थशास्त्र है वह एक धन पर आधारित है, यानी धन के द्वारा ही हम लोग किसी आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर किसी सीमित वस्तुओं को आवश्यकताओं के अनुसार कैसे खर्च किया जाएगा, ये एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया। ये इसके अंतर्गत कहा गया। प्रश्न ये बनकर आएगा वहां पर आप लोगों के लिए, धन पर आधारित परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो वहां 4 ऑप्शन दे देंगे, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, पीगो या फिर सैमुअल्सन। तो अगर पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुन लें और अपनी कॉपी में लिख लें कि धन पर आधारित जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ के द्वारा, F.A. वॉकर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, F.A. वॉकर के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक और है, मैं एक और के बारे में बता रहा हूँ, उनका नाम है आप लोगों का J.B. से। कौन है, J.B. से। याद रखना, J.B. से के भी द्वारा धन पर आधारित परिभाषा दी गई। प्रश्न ये भी बन सकता है धन पर आधारित परिभाषाएं किसके द्वारा बनी, किसके द्वारा दी गई, तो एडम स्मिथ, F.A. वॉकर, J.B. से या उपरोक्त में सभी। जब आपने पढ़ा होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का कल्याण पर आधारित परिभाषाएं जो अर्थशास्त्र की हैं किसने दी, वो दी आपकी पीगू ने। किसने दी, पीगू ने, एल्फ्रेड मार्शल ने और कैनन एली के द्वारा दी गई। उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पर दुर्लभता पर आधारित। कौन सी आती हैं, फिर आती हैं दुर्लभता पर आधारित। तो ये रॉबिन्सन के द्वारा दी गई हैं। किसके द्वारा, रॉबिन्सन के द्वारा, विक्सिट के द्वारा और आपके लर्नर एरी कॉल के द्वारा दी गई। ध्यान से सुनना, रॉबिन्सन के द्वारा, विक्सिट के द्वारा और लर्नर एरी कॉल के द्वारा दी गई हैं। ध्यान से पढ़ सकते हैं आप लोग। अगर मैं बात करूंगा आवश्यकताएं विहीन, तो ये J.K. मेहता के द्वारा दी गई। आवश्यकता विहीन किसके द्वारा दी गई, J.K. मेहता के द्वारा दी गई। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा है, सबसे अच्छी परिभाषा इन सब में आधुनिक परिभाषा है, वो किसके द्वारा दी गई, वो सैमुअल्सन के द्वारा दी गई। फिर मैं एक बार समझा देता हूं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं 5 प्रकार की हैं। पहली धन पर आधारित, कल्याण पर आधारित, दुर्लभता पर आधारित, आवश्यकता विहीन आधारित और आधुनिक परिभाषा पर आधारित। ये महत्वपूर्ण है, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हम फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो दूसरी चीज है, यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अर्थशास्त्र। यहाँ पर जो है, जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स है कितने प्रकार से बांटा गया है, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो। याद रखना,
एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। इसको कहते हैं आप लोगों का व्यष्टि, ठीक है। एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि, याद रखना, ठीक है। एक समष्टि है, एक है व्यष्टि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके जो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है, ये ऐसे प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। इसको अभी हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको आप समझ रहे होंगे। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अगर माइक्रो की बात जब भी की जाएगी, इसके अंतर्गत क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान से सुने। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल होंगे वो आप लोगों के होते हैं इसमें, जैसे एक छोटी कंपनी हो गई, तो कंपनी अपने रूल्स अपने बनाएगी, तो ये छोटे स्तर पर होती है इकोनॉमिक्स। इसमें आप लोग इसके एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे कंपनी हो सकती है, एक छोटी कंपनी हो सकती है, या फिर कोई भी परिवार हो सकता है इसके अंतर्गत, क्योंकि परिवार के भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लो आपका ही अपना परिवार है, आपके पिताजी उसमें सबसे बड़े हैं, तो आप लोगों को क्या करते हैं, वो पैसों का वितरण करते हैं, कैसे करके आपको खर्चा चलाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। जब इसको एक बड़े स्तर पर लेकर चलते हैं, जैसे मैं बात करूंगा, एक देश के स्तर पर लेकर जाएगा, एक राज्य के स्तर पर लेकर जाएगा, एक सिटी के स्तर पर लेकर जाएगा। याद रखना, एक शहर के स्तर पर, एक ग्राम के स्तर पर, एक देश के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर जब भी कभी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आपकी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगी। मैक्रो और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत किसी परिवार को ले सकते हैं, परिवार में कितने वितरण हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। ये इसके उदाहरण हैं। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत अलग चैप्टर है, इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है और इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, परंतु जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसके आप लोगों को मैं भाग बता देता हूँ। इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका होता है बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे बजट, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे जनसंख्या, जनसंख्या भी इसी के अंतर्गत हम लोग पूरा पढ़ रहे होते हैं। यदि मैं इसके अंतर्गत बात करूंगा, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक हैं वो सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है वो ज़्यादा फोकस इनके ऊपर है, और ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगी। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। पूछेंगे इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की हैं, तो दो प्रकार की हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैं इनके फादर पूरे अच्छे से सबके पूरे लिखवाने वाला हूं। उससे पहले आपको पता करना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। एक कंपनी और एक परिवार, परिवार में कैसे करके पैसों का वितरण होता है, एक छोटे स्तर पर देखेंगे। तो एक छोटे स्तर पर आप लोग अपने मोहल्ले पर भी देख सकते हैं, तो मोहल्ले में भी आपका कोई एक बड़ा, कोई मान लीजिए बुजुर्ग होगा, तो वो जब कभी आप लोगों के यहाँ पर कुछ, आप मान लीजिए कोई पार्टी करवाता है, कुछ करवाता है, तो सबके घर में जाके पैसे लेता है, फिर वो कैसे करके उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सामान खरीदता है, क्या क्या चीज़ें करता है, वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये देश के अंतर्गत होता है। एक देश राज्य को कैसे पैसे देगा, एक राज्य कैसे एक शहर को पैसे देगा, सड़क बनाने के लिए दे, चाहे वो बेरोजगारी के लिए अपनी, अगर जो जैसे आप लोगों की परियोजनाएं आती हैं वो सारी इसके अंतर्गत कैसे देश देगा, तो बड़े स्तर पर जब भी बात होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की होगी। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब हम इसके अंतर्गत देखो, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बेरोजगारी, बजट, जनसंख्या, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा के अंतर्गत यहाँ पर कैसे करके क्या क्या चीजें होती हैं, मंदी क्या होती है, ये सारी चीजें एक अलग अलग टॉपिक लेकर चलेंगे तब समझाएंगे। आपको सिर्फ अभी समझना है इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास ही इकोनॉमिक्स परिदृश्य की है, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से बिल्कुल चलते रहिए, बिल्कुल एक एक स्टेप में चल रहे हैं। अगला स्टेप आप लोगों के सामने है अर्थशास्त्र, ठीक है। जो अगला स्टेप है हम लोगों का, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो इसके अंतर्गत बुक्स आती हैं, ठीक है।
बुक्स लिख लीजिए, बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनते हैं कि ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखते रहेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, फिर यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे जो आपके सामने मैंने अभी बताया बुक कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन है, कौन सी बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन है, एडम स्मिथ है, जो जिनके द्वारा ये लिखी गई, कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। फिर पूछा जाएगा फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस सैमुअलसन के द्वारा लिखी गई है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखी गई है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल बहुत बार ये पूछा जाता है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, कौन सी बोला, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये J.M. किन्स के द्वारा लिखी गई है। और इन्हीं के द्वारा हाउ टू पे फॉर भी J.M. किन्स के द्वारा लिखी गई है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं, ये यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसमें और भी पुस्तकें हैं, उनको भी आगे देखते हैं। ये 6 पुस्तक आपने देख ली होंगी, आगे चलते हैं। जो अन्य पुस्तकें हैं, यदि मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत, हमारी जो 7वीं पुस्तक है वो है आपकी नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या बोला, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई है। ड्रेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखी गई है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा लिखी गई है, ये दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण 8 पुस्तकें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने सारी करवा दी हैं। लगभग यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसको भी कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझे होंगे। जो अगला टॉपिक है वो है आप लोगों का, आप देख रहे होंगे यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। सिर्फ देखो, हमारा जो पूरा कोर्स चल रहा है आप जानते हैं उत्तराखंड उप निरीक्षक का, उसमें हम लोग सिर्फ जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उस पर ही तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर देखेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ जो इकोनॉमिक्स हैं वो एडम स्मिथ हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई, वो चाणक्य अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन होंगे, J.M. किन्स होंगे। वहां J.M. किन्स नहीं होगा, अगर एडम स्मिथ होगा तो आप एडम स्मिथ को ही लगाएंगे, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कौन है, एडम स्मिथ है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, रैगनर फिंच या मार्शल होंगे। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन हो जाएंगे, J.M. किन्स होंगे। देखो माइक्रो कौन है, मार्शल और रैगनर फिंच है। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन होंगे, दादा भाई नरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दादा भाई नरोजी हो जाएंगे। फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है, यानी भारतीय नियोजन के पिता कौन होंगे, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन होंगे, P.C. महाबिलोनिस हो जाएंगे। इस चीज को आप लोगों को देखना है, यहीं से प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। देखो अर्थशास्त्र के परिदृश्य में जो भी प्रश्न आप लोगों के बनते हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं आपको। यदि आपको, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ आपको वो चीज़ें पढ़ना जो आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं और भी चीज़ें करवा सकता था, बहुत ज़्यादा लिखवा सकता था, फ़ायदा कुछ नहीं है। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे अब हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। आज सिर्फ हमने ये समझा कि अर्थशास्त्र कैसे आया, अर्थशास्त्र की भारत में, विश्व में, उत्तराखंड में हमारे लिए क्या उपयोगिता है, अर्थशास्त्र को कौन लेकर आया, भारत के अंतर्गत अर्थशास्त्र क्या रोल निभाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आज समझाई। इसके अंतर्गत मैंने इकोनॉमिक्स के प्रकार समझाए, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार समझाए। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सारी चीज़ें मैंने आज जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो लेकर आया।
अब हम बिल्कुल जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा हो जाएगा इसके अंतर्गत वो हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, उसके बाद नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग, उसके अंतर्गत जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, अगले सप्ताह बृहस्पतिवार के दिन आपको देखने को मिलेगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करना। आपके लिए इतनी सारी चीज़ें अगर करवा रहे हैं तो आप लोगों का सिर्फ एक लाइक, और आपके लिए बहुत जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं सिर्फ उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों के लिए। आप लोग सारे जब एक तरफ हो जाएंगे तो वहाँ पर अपने डाउट्स दे सकेंगे। वो डाउट्स को हम लोग 1 या 2 दिन में पूरा क्लियर करेंगे। यहीं पर समझाऊंगा। आपको कैसी लगी जरूर इसको कमेंट करना। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।